राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सोन चिड़ैया की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रातःकाल जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता था और शाम होते होते उन लकड़ियों को बेच आता था, जिससे सिर्फ 2 वक्त का भोजन ही उन्हें मिल पाता था। किंतु इससे लकड़हारे की पत्नी खुश नहीं रहती थी। वह हमेशा रानी जैसी जिंदगी जीना पसंद करती थी। इसी कारण कभी कभी दोनों पति पत्नी में कहासुनी हो जाया करती थी। किंतु लकड़हारा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता कि इस बार ज़्यादा लकड़ियाँ काट सके और बाजार में बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सके। किंतु वह पैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाते थे। कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती या फिर किसी न किसी कारण पैसे खत्म हो जाते थे। एक दिन लकड़हारा रोज की तरह आज भी सुबह सुबह ही जंगल की तरफ चल दिया। वह जंगल में पहुंचकर कुछ दूर ही गया होगा, तभी उसे किसी पक्षी की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि कोई पक्षी घायल है। पर वह नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि शायद वाकई में कोई पक्षी घायल अवस्था में है। लकड़हारा उस आवाज़ की दिशा में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक पक्षी दिखाई दिया, जो किसी बड़ी पक्षी के आक्रमण के कारण घायल हो गई थी। उसे देखकर लकड़हारे ने सोचा कि चलो आज के शाम के भोजन का इंतजाम हो गया। और लकड़हारा जैसे ही उसके पास पहुंचा, उस पक्षी ने उसकी मनसा समझ ली और बोली, हे पाथिक, मुझ पर दया करो, मैं भी तुम्हारी तरह जीना चाहती हूँ, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करो। लकड़हारा उस पक्षी को अपनी भाषा में बोलते देखकर थोड़ा घबरा गया। फिर बोला, हे पक्षी, तुम कौन हो और तुम हम मनुष्यों की भाषा कैसे बोल रही हो? तब उस पक्षी ने जवाब दिया, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे पक्षियां हैं जो तुम मनुष्यों की भाषा बोल सकते हैं। मैं सोन चिड़िया हूँ और मैं अपने घर सुंदरवन के भ्रमण पर निकली थी, किंतु एक बड़े बाज ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मैं खुद को बचाते हुए यहाँ आ गिरी। यह सुनकर लकड़हारे को उस पक्षी पर दया आ गई और उसने उसके घाव को जल से धोया। फिर जंगल में उगे कुछ औषधियों को तोड़कर उसे पीसकर उस चिड़िया की घाव पर लगाया। फिर सूखे कपड़े से जो पट्टी से बांध दिया और उसे अपने साथ लेकर बाजार चल दिया। लकड़हारा दिन भर लकड़ियों में जो बेचने के बाद मिले पैसों से घर के लिए कुछ सामान और फल खरीदने लगा और कुछ पक्षी सोन चिड़ैया के लिए खरीदता है। और फिर दोनों लकड़हारे के घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचते ही लकड़हारे की पत्नी ने लकड़हारे से पूछा, क्या आपने मेरे सामान लेकर आए हो जो मैंने आपसे मंगवाए थे? लकड़हारे ने एक थैली उसकी तरफ करते हुए कहा, हाँ लो भाग्यवान, मैं ले आया, ये रहा तुम्हारा सामान। तभी लकड़हारे की पत्नी रत्ना की नज़र जो लकड़हारे के कंधे पर बैठी सोन चिड़ैया पर गई। लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, यह क्या, आपने इस चिड़िया को कंधे पर क्यों बिठा रखा है? लकड़हारा बोला, ये मेहमान है हमारे घर की। अब लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, सटिया तो नहीं गए हो? मेहमान रिश्तेदारों से आते हैं, जो हमारी रिश्तेदारी हैं उनसे मेहमान आते हैं, और आपने जानवरों को भी अपना मेहमान बना लिया। अरे कुछ तो सीख लो, नहीं पैसे कमा सकते हो तो कम से कम जानवरों और मेहमानों में फ़र्क करना तो सीख लो। मुंह उठाए ला दिए मेहमान है हमारे घर के। लकड़हारा कुछ नहीं कहता और अपनी पत्नी की बात चुपचाप सुनता रहता है। लकड़हारे की पत्नी बोली, लाइए मुझे दीजिए इस चिड़िया को, आज इसे ही भूज कर खाएंगे। तभी लकड़हारा अपनी बात पूरी करके बोलता तभी चिड़िया बोल पड़ी कि रत्ना कहने लगी, लाइए लाइए, मैं इसे भूज कर खाना बना देती हूँ। तब चिड़िया बोली, नहीं माते, मुझ पर दया करो, मुझे अभी जीने की इच्छा है, अतिथि देवो भवा, कृपया मुझ पर दया कीजिए। सोन चिड़ैया को ऐसे बोलते देखकर लकड़हारे की पत्नी रत्ना आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगी, अरे ये चिड़िया तो हम मनुष्यों की भाषा भी बोल लेती है।
तब लकड़हारा बोला, हाँ, और इसका नाम सोन चिड़िया है और यह अपने घर सुंदर वन के भ्रमण पर निकली थी, किंतु किसी दुष्ट पक्षी ने इस पर आक्रमण करके इसे घायल कर दिया, इसलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ लेकर आया हूँ। लकड़हारे ने कहा, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती यह हमारे साथ रहेगी। लकड़हारे की पत्नी बोली, अपना पेट तो पाल नहीं पाते और चले इस चिड़िया को पालने। देखिए जी, इस घर में यह नहीं रह सकती। और रत्ना चिड़िया से कहने लगी, और तुमने कहा कि तुम अतिथि हो और अतिथि देवो भवा होते हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम हमारे लिए देव समान हो, कष्ट समान नहीं। रत्ना से चिड़िया ने कहा कि देखो, मेरा नाम सोन चिड़िया है और मैं सुंदर वन से हूँ। मुझ पर उपकार करने वालों की मैं हमेशा मदद करती हूँ। आपने जो लकड़हारे की तरफ वो कहने लगी, इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ और मैं वादा करती हूँ जब तक यहाँ हूँ मैं हर रोज़ एक सोने का अंडा दूंगी, जिसे आप बाजार में बेचकर धन अर्जित कर सकते हैं। इतना कहकर चिड़िया शांत हो गई। अब लकड़हारे की पत्नी आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगी, क्या कहा तुमने? सोने का अंडा? यानी तुम सोने का अंडा देती हो? तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, या बेवकूफ़ बना रही हो? सोन चिड़िया कहने लगी, नहीं, यह सच है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं हर रोज़ एक सोने का अंडा दिया करूँगी तुम्हें। तब लकड़हारे की पत्नी बोली, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, किंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो? इस पर सोन चिड़िया कहती है, तो आप जो सज़ा देंगी हमें वह मंजूर है। तब लकड़हारे की पत्नी कहती है, अच्छा तो ठीक है, और उसकी बात मान लेती है और चिड़िया को वहीं रहने की इजाज़त दे देती है। लकड़हारा चिड़िया के विश्राम की व्यवस्था करता है, किंतु लकड़हारे की पत्नी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। भला एक चिड़िया सोने का अंडा कैसे दे सकती है? उसे इंतजार था तो बस कल का, जिससे उसके सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। रात को लकड़हारे की पत्नी ने सभी को, जो सोन चिड़िया को भी भोजन दिया और अपने परिवार को भी खिलाया। भोजन करने के बाद सभी सोने चले गए। सुबह आँख खुलते ही लकड़हारे की पत्नी दौड़ी दौड़ी सोन चिड़िया के पास आई और देखा कि सोन चिड़िया ने सच में एक सोने का अंडा दिया है। लकड़हारे की पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी सोन चिड़िया बोली, देखो, मैंने अपने वचन के अनुसार आज एक सोने का अंडा दिया है, जिसे आप बाजार में बेचकर कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। आज लकड़हारे की पत्नी सच में ही हैरान थी। फिर भी जो भी हो, वह सोने का अंडा देखकर बहुत खुश हो गई थी। इतना खुश कि जैसे लग रहा था कि अब उसकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। लकड़हारे की पत्नी ने तुरंत वह अंडा लिया और बाजार की तरफ चली गई। सोन चिड़िया उसे जाती रही और देखती रही। लकड़हारे की पत्नी अब मनी मन बहुत खुश थी। उस गांव से थोड़ी दूर पर बाजार था और लकड़हारे की पत्नी उस अंडे को लेकर एक साहूकार की दुकान पर गई। साहूकार उस अंडे को देखकर बड़ा अचंभित था। उसे सच में अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखों को हाथों से मलता हुआ फिर से उस सोने के अंडे को बारीकी से जांच करता है। वह अंडा वास्तव में एक सोने का अंडा ही था और काफ़ी मुलायम भी। उसे ऐसे लग रहा था कि सच में वो सोने के अंडे वाली मुर्गी की कहानी सच है। रत्ना बोली, मैंने अपने कहे अनुसार सोने का अंडा ले आई हूँ, अब तुम अपने कहे अनुसार मुझे इसकी कीमत दे दो। साहूकार अचंभित होते हुए पूछने लगा, यह तो सच में सोने का अंडा है, किंतु आपको ये कहाँ से मिला? इस पर लकड़हारे की पत्नी ने कहा, कहीं से भी लेकर आई हूँ, तुम मुझे इसका मूल्य दो। इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं इसे कहीं और ले जाऊंगी नहीं, तो तुम्हें देना है तो दो। साहूकार बोला, अरे अरे, ये देवी जी इतना गुस्सा क्यों करती हो? ये लो इसका मूल्य। इतना कहकर साहूकार ने तिजोरी से 60 मुद्राएं रत्ना को लौटा दी। रत्ना उस मुद्रा को लेकर कहते हुए जाती है कि मैं कल फिर एक सोने का अंडा और लेकर आऊंगी। यह सुनकर साहूकार को विश्वास नहीं हुआ कि और वह फिर से उस अंडे का बारीकी से जो निरीक्षण करने लगा। इस बार भी उसे वही परिणाम मिला। यह तो सचमुच में सोने का अंडा है, किंतु यह लकड़हारे की पत्नी को कहाँ से मिला?
लकड़हारे की पत्नी घर आते समय बाजार से कुछ कीमती वस्तुएं और कुछ अपने लिए आभूषण ले आई। यह देखकर लकड़हारे को अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था, किंतु वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ कहा तो बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। वह तो बस चाहता था कि सोन चिड़िया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर चली जाए। अगले दिन भी लकड़हारे की पत्नी ने सोन चिड़िया द्वारा दिया हुआ एक और अंडा लिया और उसे साहूकार के पास लेकर गई और बदले में 60 मुद्राएं लेकर आई। अब लकड़हारे की पत्नी रोज रोज एक सोने का अंडा लेकर आना साहूकार को यह बात हजम नहीं हो रही थी। इसलिए वह लकड़हारे की पत्नी से कई बार पूछने की कोशिश करता, किंतु लकड़हारे की पत्नी हर बार जो जवाब को टाल देती थी। अब उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी पर शक होने लगा था साहूकार को। क्या वाकई में यह कहानी सच हो सकती है? यह राज जानने की उत्सुकता अब साहूकार के अंदर इतनी बढ़ गई कि वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, और इसे जानने के लिए उसके दिमाग में एक तरीका सूझा। अगले दिन जब लकड़हारे की पत्नी आई तो उस अंडे के बदले 60 मुद्राएं लेकर घर जा रही थी। तभी वह साहूकार भी उसके पीछे पीछे हो लिया और दुकान पर अपने एक लड़के को उसने बिठा दिया, किंतु उसे कोई सुराग नहीं मिला। घंटों तक वह उसके घर के चारों तरफ छानबीन करता रहा, किंतु कहीं कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि वह सोन चिड़िया अपना घर लकड़हारे के घर के पास पुराने और घने वृक्ष की शाख पर उसने बनाया था, जो सामान्यता से जो आसानी से नहीं दिख सकता था। ये तरकीब भी काम नहीं आई साहूकार की। अब बस उसे अब एक ही उपाय सूझा। वह यह बात अपनी पत्नी को जाकर बताई और कहा, साहूकारनी, किसी भी तरह तुम उससे यह बात पता करो। अगले दिन साहूकार की पत्नी रमा और लकड़हारे की पत्नी रत्ना की मुलाकात नदी के किनारे जल भरते समय हुई। साहूकार की पत्नी ने जो लकड़हारे की पत्नी के गले में पहने हुए एक छोटे से हार पर उसकी नजर गई तो उसने लकड़हारे की पत्नी से उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे रत्ना, कितना सुंदर हार है, काश यह मेरे पास भी होता। तब वह लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, अरे क्यों नहीं, साहूकार हैं तुम्हारे पति, तो तुम उनसे जितना चाहे उतने हार बनवा सकती हो। तब साहूकार की पत्नी कहती है, हाँ सही कहती हो रत्ना तुम, किंतु उन्हें कहाँ मेरी फिक्र रहती है, उन्हें तो बस अपनी दुकान ही चलाना होता है। तब साहूकार की पत्नी ने फिर कहा, किंतु तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया रत्ना, तुमने यह हार खरीद ली? आपके पति की तो जो राजघराने में भी कोई अनूठा काम मिल गया है क्या? तब रत्ना खुश होते हुए कहती है, यही तो राज है। अब दोनों का रोज नदी के किनारे जल भरते समय मुलाकात हो जाती और दोनों घंटे बतियाती। यह बात वो बात ऐसी बात। अब तक तो दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी थी कि लकड़हारे की पत्नी ने एक दिन बातों बातों में सोन चिड़िया का राज साहूकार की पत्नी को आखिर बता ही दिया। राज जानने के बाद साहूकार की पत्नी जब घर आई तो यह बात उसने अपने पति साहूकार को बताई और यह भी बताई कि वह चिड़िया कहाँ रहती है। साहूकार की पत्नी और लकड़हारे की पत्नी अब भी रोज की तरह नदी के किनारे मिलती थीं, और ताकि लकड़हारे की पत्नी को शक न हो, और लकड़हारे की पत्नी रोज की तरह ही सोने का अंडा लेकर साहूकार से 60 मुद्राएं लेकर आती थी। एक बार जब साहूकार की पत्नी मिली तो उसने वह सोने का अंडा देने का जो अनुरोध किया, इसलिए लकड़हारे की पत्नी साहूकार की पत्नी की बात मान ली और अगले दिन उसने वह अंडा साहूकार के पास ले जाने के बजाय साहूकार की पत्नी के पास लेकर गई। साहूकार की पत्नी कहने लगी, वाह अद्भुत, यह तो वाकई में एक चमत्कार से कम नहीं है रत्ना। रत्ना कहने लगी, हाँ, पहली बार तो साहूकारनी जी मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, किंतु अब तो जैसे आदत सी हो गई है। साहूकारनी कहने लगी, पर रत्ना, अगर ये चिड़िया रोज रोज एक अंडे देने के बजाय अगर हर रोज 2-3 अंडे दे तो सोचो क्या होगा। इस बात पर रत्ना सोचते हुए कहती है, साहूकारनी जी, तब तो मेरे पास और भी ज़्यादा धन हो जाएगा। साहूकारनी कहती है, हाँ, अगर यह चिड़िया तुम्हें रोज 4 अंडे देने लगे तो तुम तो जल्दी सबसे अमीर बन जाओगी, तुम्हारे आगे पीछे तो नौकर घूमेंगे।
तब लकड़हारे की पत्नी कहती है, हाँ साहूकारनी जी, तुमने सही कहा, किंतु यह कैसे मुमकिन होगा, वह तो रोज एक ही अंडा देती है। साहूकारनी बोली, तो क्या हुआ, तुम दिन रात उसके लिए क्या क्या करती फिरती हो, उसके लिए खाना बनाती हो, उसे रहने के लिए जगह दी है, यहाँ तक कि तुमने उसकी जान भी बचाई है, क्या वह तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, क्या कह रही हो साहूकारनी, भला एक अंडा देने वाली चिड़िया 3-4 अंडे कैसे दे सकती है? ये मुमकिन नहीं है। साहूकारनी कहने लगी, कैसे मुमकिन नहीं है भला? वो चिड़िया तुम्हें हर रोज अंडे देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई चिड़िया हर रोज अंडे दे सके। मुझे तो वो कोई साधारण चिड़िया नहीं लगती। तब लकड़हारे की पत्नी रत्ना कहती है, हाँ साहूकारनी जी, यह तो सत्य है कि वह कोई साधारण चिड़िया नहीं लगती। साहूकारनी कहती है, सच्ची ना कहूँगी तो, और तुमने भी जो उसकी जान भी तो बचाई है, सच्ची तो कह रही हूँ ना। जब कोई किसी की जान बचाता है ना, तो वह उसके लिए भगवान समान हो जाता है रत्ना, और अपने भगवान के लिए वह इतना भी नहीं कर सकती। लकड़हारे की पत्नी कहती है, साहूकारनी जी तुम सही कहती हो। और साहूकारनी के चढ़ाने बढ़ाने पर जो लकड़हारे की पत्नी जल लेकर वहाँ से घर के लिए विदा हो गई। और इधर साहूकारनी साहूकार के पास आती है और कहती है, साहूकार ने पूछा क्या हुआ? तो साहूकार की पत्नी कहती है, काम हो गया बहुत अच्छे से। अब लकड़हारे की पत्नी घर आते ही जल रखकर सोन चिड़िया के पास जाती है और कहती है, सुनो सोन चिड़िया, क्या तुम्हें याद है जब तुम हमारे घर आई थी तो मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की थी? सोन चिड़िया बोली, हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन। उस दिन जब सोन चिड़िया ने सोने का अंडा देने का वादा किया था तो रत्ना और लकड़हारे को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, यह सोने का अंडा भी दे सकती है। उसके बाद रात में रत्ना ने उसे खाना दिया, खाने को। फिर जब सुबह हुई तो रत्ना को सोने का अंडा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। उस दिन के बाद लकड़हारे की पत्नी ने सोन चिड़िया की अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू कर दिया, और जब सोन चिड़िया ठीक हो गई तो लकड़हारे ने उसे अपने घर से जाने को कहा, किंतु लकड़हारे की पत्नी ने मना कर दिया और कहा कि अब यह हमेशा हमारे साथ रहेगी। लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमें एक नहीं बल्कि 4 सोने के अंडे दो। इस बात पर चिड़िया चिंतित होते हुए कहने लगी, यह क्या कह रही हो आप? ये मुमकिन नहीं है, 4 अंडे मैं नहीं दे सकती। अब लकड़हारे की पत्नी गुस्सा होते हुए कहती है, देखो हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भगवान समान हुई, और उस पर मैंने तुम्हें रहने की भी जगह दी है, खाना भी दिया है। तुम ऐसे कह रही हो, देख लो मुझे कल तक 4 सोने के अंडे चाहिए। इतना कहकर लकड़हारे की पत्नी वहाँ से चली जाती है और बेचारी सोन चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो रत्ना रोज की तरह सोन चिड़िया के पास पहुंची, किंतु उसने रोज की तरह आज भी एक ही अंडा दिया था। इस पर रत्ना को बहुत गुस्सा आ गया और सोन चिड़िया को खरी खोटी सुनाने लगी। उसकी बातें सुनकर लकड़हारा भी उसके पास पहुंचा और उसका कारण पूछा, तो सोन चिड़िया ने लकड़हारे को सारी बात बताई। इस बात से लकड़हारे को रत्ना पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसका रत्ना पर कोई असर नहीं हुआ और वो वहाँ से चली गई। अगले दिन भी यही हाल था। सोन चिड़िया ने इस बार भी एक ही अंडा दिया था। इस बार भी रत्ना ने चिड़िया को खूब खरी खोटी सुनाई और साथ ही साथ धमकी भी दी कि अगली बार अगर उसने एक से ज़्यादा अंडे नहीं दिए तो वह उसे जान से मार देगी, और वहाँ से चली जाती है। इतना कहकर रात का पहर था, सभी सो रहे थे। लकड़हारे के घर के पास 2 शख्स आते हैं। एक शख्स उस वृक्ष पर चढ़ने लगता है जिस पर सोन चिड़िया सो रही थी। उस शख्स ने सोती हुई सोन चिड़िया को कुछ सूंघाया जिससे उसकी नींद ना खुले, और फिर उसे हल्के से उठाया और अपनी झोली में डाल लिया। फिर सोन चिड़िया की तरह ही मिलती जुलती एक चिड़िया को उसने उसके स्थान पर रख दिया और साथ ही एक अंडा भी रख दिया। वह अंडा एक सामान्य अंडों की तरह ही था, ना कि सोने का। फिर जल्दी जल्दी उतरकर वह अपनी मंजिल की तरफ वो दोनों शख्स बढ़ गए। अगली सुबह जब रत्ना उठी
तो उसके चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि सोन चिड़िया ने 4 सोने के अंडे दिए होंगे या नहीं। यही सोचते हुए वह उठी और रोज की तरह आज भी वह सीधा सोन चिड़िया के पास जाने लगी। और जाते जाते उसने तय कर लिया कि अगर उसने 4 सोने के अंडे नहीं दिए होंगे तो आज वह उस चिड़िया को सजा जरूर देगी। जब वह सोन चिड़िया के पास पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि सोन चिड़िया ने कोई सोने के अंडे नहीं दिए थे, और जो एक सोने के अंडा रोज देती थी उसकी जगह पर भी साधारण अंडा था। वहां पर यह देखकर रत्ना को बहुत गुस्सा आ गया। वह अपने हाथों से कसकर उस चिड़िया को पकड़कर नीचे ले आती है, और उस चिड़िया को लकड़हारे की पत्नी ने जबरदस्त पकड़ से दर्द उस चिड़िया को महसूस होने लगा, जिससे वो चींची करने लगती है। पर रत्ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस पे तो जैसे कोई भूत सवार हो गया था। ऐसे गुस्से में वो लाल हुए जा रही थी। तभी लकड़हारा रोज की तरह आज भी जंगल जाने के लिए बाहर निकला। तभी उसकी नज़र रत्ना के हाथ में दबी दर्द से चीखती चिड़िया पर गई। वो फौरन उसके पास आया और रत्ना से उसे छोड़ने के लिए कहने लगा, पर रत्ना उसकी बात मानने से मना कर देती है और सोन चिड़िया को सोने के अंडे न देने के लिए सजा देने पर तुल जाती है। लकड़हारा रत्ना से ऐसे व्यवहार को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और रत्ना चिड़िया को आज़ाद करने की बात वह उससे कहता है कि इसे छोड़ दो, और साथ ही साथ उसकी बात ना मानने पर वह रत्ना की करतूतों की सजा राजा को बता देने को कहता है। रत्ना आज लकड़हारे को इस तरह देखकर शांत हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है लकड़हारा जो कर रहा है वह कर भी सकता है, जो कहता है कर देगा, क्योंकि वो शांत नहीं था आज, इसलिए अब वो शांत हो जाती है। फिर वो चिड़िया से कहती है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, परंतु तुमने आज कोई भी सोने का अंडा क्यों नहीं दिया। चिड़िया रत्ना के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। वो बस अपने आप को रत्ना के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और चींची चींची किए जा रही थी। लकड़हारा कहता है, रत्ना उसे छोड़ो, पहले उसे बहुत तकलीफ हो रही है। लकड़हारे की पत्नी जैसे ही उस चिड़िया को छोड़ती है वैसे ही वो चिड़िया फुर से उड़ जाती है। यह देखकर रत्ना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन सोन चिड़िया वापस लौट कर नहीं आती। इस बात से लकड़हारे की पत्नी को बहुत दुख होता है और अंदर ही अंदर अब उसे एहसास हो जाता है कि उसे सोन चिड़िया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इधर लकड़हारे को लगता है शायद वो अपने घर सुंदरवन चली गई है, और इस बात से लकड़हारा भी खुश था। पर सच तो कुछ और ही था, क्योंकि जो चिड़िया रत्ना के रूखे व्यवहार से रूठकर उड़ गई थी वो सोन चिड़िया नहीं थी, क्योंकि सोन चिड़िया को किसी ने पिछली रात को चुरा लिया था। इसलिए वो अभी अपने घर सुंदरवन नहीं गई थी, बल्कि वो उसके पास थी जिसने उसे चुराया था। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत गया। रत्ना के पास जितने भी धन था वो सब खत्म हो गया, और हो भी क्यों ना, रानियों जैसी उसकी ख्वाहिशें जो थी, और इन्हीं ख्वाहिशों की वजह से उसे ये तो समझ आ गया था अब सोन चिड़िया तो रही नहीं, तब उसके धन को ख़त्म होना जायज़ है। इसलिए उसने अपना दिमाग चलाया और लकड़हारे को कुछ धन देकर उसे एक छोटा मोटा व्यापार करने को कहा। तो लकड़हारे ने उस धन से एक दुकान खोल लिया, जिससे उसका व्यापार चलने लगा। अब लकड़हारे की पत्नी की सभी ख्वाहिशें तो नहीं, पर छोटी मोटी ख्वाहिशें तो पूरी हो जाती थी, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो जाती थी। अब जैसे तैसे सबका समय गुजर बसर होने लगी। एक दिन रत्ना नदी के किनारे साहूकारनी से मिली। साहूकारनी अब बदल चुकी थी, मेरा मतलब अब उसकी वेशभूषा में बदलाव था। उसके गले में मोतियों की माला थी, शरीर पर नए नए वस्त्र थे। रत्ना जो साहूकारनी से मिली और उसका राज पूछा तो साहूकारनी ने बताया कि अब उसके पति का व्यापार पहले से ज़्यादा अच्छा चलने लगा है, जिसके कारण अब उसने खूब ढेर सारी आमदनी होने लगी है। रत्ना को साहूकार की पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो वो आते वक्त साहूकारनी के पति के दुकान की तरफ से होते हुए आई, और उसने सच में देखा कि साहूकार की दुकान जो थी अब काफ़ी बड़ी हो गई है और पहले से ज़्यादा भीड़ भी लगने लगी है। यह बात रत्ना को पसंद नहीं आई और वह चिढ़कर चुपचाप घर आ गई।
शाम के वक्त जब लकड़हारा घर आया तो रत्ना ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई बात की। लकड़हारा रत्ना के ऐसे रवैये को देखकर समझ गया कि उसके मन में जरूर कोई बात है जो उसे खटक रही है, और वो क्या बात है वो भी समझ जाता है। इसलिए वो कुछ कहता नहीं और चुपचाप हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। रत्ना ने भी चुपचाप उसे खाना दे देती है और लकड़हारा भी चुपचाप खाना खाने लगता है। काफ़ी देर तक चुप्पी रहने के बाद रत्ना से अब रहा नहीं गया और आखिर में वो बोली पड़ी और बोली, ऐसे चुप क्यों हो, खाना बढ़िया नहीं बना क्या? लकड़हारा बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा बना है। तब रत्ना ने फिर कहा, फिर ऐसे चुप क्यों हो? लकड़हारा बोला, अरे रत्ना, तुम खामखा परेशान होती हो, बोलो क्या हुआ, क्या बात है जो तुम परेशान कर रही हो? अब लकड़हारे की पत्नी कुछ देर चुप रही कि उन्हें कैसे पता करे कि मुझे कोई बात कहनी है। अब लकड़हारा बोला, अब बोलो भी, क्या हुआ? फिर रत्ना ने लकड़हारे को सारी बातें बता दी जो उसने साहूकारनी और उसकी दुकान के बारे में सुना और देखा था। सब कुछ सुनने के बाद लकड़हारा कहता है, तुम खामखा छोटी छोटी बातों पे परेशान होती हो। उनका अपना साहूकार की दुकान है और साहूकार देखता है, और सब किस्मत की बात है जो उनकी दुकान अच्छे से चलती है। रत्ना कहती है, हाँ वही तो, और एक और आप हैं, 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक ढंग की कोई आमदनी तक नहीं हुई। लकड़हारा कहता है, तो इसमें कौन सी नई बात है, अभी अभी हमारी नई दुकान है लेकिन फिर इतनी आमदनी हो जा रही है कि हमें 3 वक्त का भरपेट खाना और बच्चों की पढ़ाई भी हो जा रही है। रत्ना कहती है, बस इतना ही ना, इसके अलावा और बचता ही क्या है? लकड़हारा बोला, और बचने क्या देती हो, बाकी पैसों का तो तुम अपनी ख्वाहिशों में उड़ा देती हो। उसकी बातें सुनकर रत्ना ने लकड़हारे को घूर कर देखा। रत्ना को जो लकड़हारे की यह बात हजम नहीं हुई। फिर क्या था, शुरू हो गई दोनों में बहस। अब उनकी बहस कोई परेशान होने लगा। अरे नहीं नहीं, पड़ोसी नहीं तो वो लकड़हारे के बच्चे थे जो उनकी बहस से परेशान होने लगे, जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। पर दोनों की बहस सुनकर जो उनके बच्चे परेशान होने लगे। सबसे छोटा बच्चा बोला, मम्मी पापा, लगभग वह चीखते हुए बोला, बहुत हो गया आप लोगों का यह रोज रोज का लड़ाई झगड़े का नाटक। अगर झगड़ना ही है तो बाहर जाकर कीजिए, झगड़ा हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। लकड़हारा और रत्ना दोनों ने उसे देखा और एक दूसरे को देखा। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद वो छोटा बच्चा रोते हुए घर से बाहर भागते हुए दिखाई दिया और कहने लगा, माफ़ कर दो, गलती हो गई माँ बाबा, अब नहीं बोलूँगा तुमसे ऐसे, और रोने लगा। रत्ना और साहूकारनी के बीच काफ़ी दिनों से सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों हर रोज नदी के किनारे पर मिला करती थी। पर एक दिन जब रत्ना नदी पर पानी भरने के लिए गई तो उसे वहाँ पर साहूकारनी नहीं मिली। उसने काफ़ी देर तक उसका इंतजार भी किया पर वो नहीं आई। उसे लगा शायद वो पहले ही जल भरकर चली गई होगी, लेकिन यह सिलसिला कई दिनों तक चला। रत्ना को साहूकारनी नदी पर नहीं मिलती थी। फिर उसे पता चला कि अब रत्ना को पता चला कि जो साहूकारनी ने जल भरने और घर के कामकाज की देखरेख के लिए नौकरों को रख लिया है। यह जानकर रत्ना को बड़ी हैरानी हुई कि इतना भी क्या अमीरी हो गई जो वो नौकर तक पालने लगी है। अभी वो जल भर के घर की तरफ जा ही रही थी कि उसने कुछ औरतों को साहूकारनी के बारे में आपस में बातें करते हुए सुना। औरतें कह रही थी, अरे मुझे तो लगता है उसने काला जादू किया हुआ है, तभी तो दिन पर दिन इतने अमीर होते जा रहे हैं। दूसरी औरत बोली, अरे हाँ तुमने सही कहा, वो जो डिंकी की अम्मा, मैंने तो एक दिन उसे किसी पिंजरे में बंद पक्षी से बातें करते हुए देखा था, पता नहीं क्या कर रही थी। तब तीसरी औरत बोली, हाँ कांता बहन तुमने सही कहा, मैंने भी देखा उसे। उसके बाद एक नहीं कई पक्षियाँ थीं जिससे वो बातें कर रही थी। मुझे तो लगता है उन पक्षियों की वो रोज़ बलि देती होगी। इस तरह वह औरतें तरह तरह की बातें बना रही थी। उनकी पक्षियों वाली बात सुनकर रत्ना को शक हुआ कि कहीं वो सौन चिड़िया तो नहीं। अरे नहीं नहीं, वो सोचने लगी, वो कैसे हो सकती है, वो तो मेरे हाथ से उड़ गई थी। पर क्या पता वो उड़ते उड़ते साहूकारनी के घर पहुंच गई होगी। नहीं नहीं, वो उसके घर क्यों जाएगी। अब वह अपने मन ही मन बातें करने लगी। तो वो जानती तक नहीं थी, फिर भी वो पक्षियों को
कौन है वो कि साहूकारनी तो उस चिड़िया के बारे में उसे क्या पता, और वो भी एक नहीं कई कई चिड़िया। अब रत्ना को चैन नहीं मिल रहा था और रत्ना इतनी ख्यालों में डूबे हुए अपने घर आ गई। लेकिन अब उसके मन में कई सारे सवाल उमड़ने लगे, पर सवाल एक भी नहीं था उनका जवाब। जब शाम को लकड़हारा घर आया तो वो रोज की तरह आज भी हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गया। फिर उसने रत्ना को किसी सोच में डूबा हुआ देखा। अब क्या हुआ? लकड़हारे ने पूछा। अब किस बात की परेशानी हो गई भाग्यवान? लकड़हारे ने मन ही मन में सवाल किया। रत्ना ने खाना परोसा और लकड़हारे ने चुपचाप खाने लगा। काफी देर के बाद रत्ना की चुप्पी टूटी, क्योंकि उससे अब रहा नहीं गया। वह बोली, सुनो जी, मुझे ना लगता है। रत्ना आगे कुछ कहती, बीच में लकड़हारा बोल पड़ा। देखो रत्ना, आज कोई बहस नहीं। आज मैं बहुत थक गया हूँ और कुछ दिनों बाद बच्चों की परीक्षा है, तो आज रहने दो। उसकी बातें सुनकर रत्ना चिढ़ जाती है। रत्ना कहती है, आपको तो लगता है मैं हमेशा आपसे बहस ही करती हूँ। तब लकड़हारा कहता, कुछ नहीं कहता, और वो सीधा अपने तीनों बच्चों की तरफ देखता है जो चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे। रत्ना भी उनकी तरफ देखती है, लेकिन उनकी आवाज़ें सुनकर बच्चे भी उनकी तरफ देखने लगते हैं। रत्ना कहती, क्या है ऐसे घूर घूर कर तुम तीनों क्या देख रहे हो? तब छोटा बच्चा कहता, कुछ नहीं माँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठने लगता है। रत्ना कहती, अब कहाँ चला तू? पढ़ना नहीं है क्या? छोटा वाला बच्चा बोला, वो आप लोग झगड़ने वाले हो ना, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, ताकि आप लोग आराम से झगड़ लीजिए और हमें कोई परेशानी ना हो। उसकी बातें सुनकर रत्ना उसे घूर कर देखती है, और फिर क्या था, थोड़ी देर बाद वो छोटा बच्चा रोते हुए घर से बाहर भागते हुए दिखाई दिया। माफ़ कर दो, गलती हो गई माँ बाबा, अब फिर से नहीं बोलूँगा, और रोने लगता है। फिर रत्ना बाकी के बच्चे अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों को भी जाना है बाहर? दोनों बच्चे ना में सिर हिलाकर चुपचाप पढ़ने लगते हैं। लकड़हारा रत्ना से कहता है, बस करो, बच्चों पर क्यों गुस्सा कर रही हो? रत्ना कहती है, तो क्या करूं? आपसे कुछ कहती हूं तो आपको लगता है कि मैं बहस कर रही हूं। और अब जो लकड़हारा बात बिगड़ते देखकर आखिर पूछ ही लेता है, अच्छा तो ठीक है, बोलो क्या कहना चाहती हो? रत्ना उसकी बातें सुनकर उसे देखती है और फिर कहती है, नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? मैं तो बहस करती हूँ ना। हाँ हाँ, सही कहा, इस घर में मैं ही हूँ जो बहस करती हूँ, बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं। इस तरह से बोलते हुए रत्ना वहाँ से उठकर चली जाती है। लकड़हारा उसकी बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन फिर रत्ना फैसला करती है कि वो जो साहूकारनी के घर उससे मिलने जाएगी, और वो एक घड़ा लेती है जिससे वो हर रोज़ जल भर के लाया करती थी, और चल देती है साहूकारनी के घर की ओर। साहूकारनी के घर पहुंचते ही उसने देखा एक दो नौकर बाहर बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे। वैसे नौकरों की संख्या ज़्यादा तो नहीं थी, बस 4-5 ही थे, लेकिन थे तो सही। रत्ना जैसे ही आगे बढ़ती है, एक नौकर उसे रोक लेता है और पूछता है, ए रुको, कहाँ जा रही हो? किससे मिलना है? रत्ना कहती है, ओ मैं साहूकारनी से मिलने आई हूँ, मैं उनकी सखी हूँ। नौकर कहता, वो अभी घर पर नहीं है, तुम बाद में आना। इतना कहकर नौकर वहाँ से चला जाता है। रत्ना कहती है, घर पर नहीं है? अरे सुनो, लेकिन तब तक वो नौकर जा चुका होता है। रत्ना वहाँ से वापस आने लगती है, तभी उसे खिड़की से जो घर के अंदर एक पिंजरा दिखाई देता है। रत्ना रुककर उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती है, पर अंधेरा होने के कारण अंदर साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसे पिंजरे में एक पक्षी दिखाई देती है जो काफ़ी हद तक सोन चिड़ैया के जैसी लग रही थी। तभी वो नौकर दोबारा वापस आ जाता है और रत्ना से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं हो, यहीं हो। मैंने बोला था ना कि साहूकारनी जी घर पर नहीं है, जाओ हटो यहाँ से। रत्ना वहाँ से वापस चली जाती है, पर उसे यही लग रहा था कि हो ना हो वो सोन चिड़ैया ही थी। शाम के समय लकड़हारा घर आता है और रोज की तरह हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। रत्ना खाना परोस देती है। लकड़हारा खुशी खुशी खाना शुरू करता है। आज उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, और हूँ भी क्यों ना। आज उसके दुकान पर राजमहल से खरीदारी जो हुई थी, और जिस दुकान पर राजमहल से खरीदारी होती है उस दुकान की तो शोभा और बढ़ जाती है।
रत्ना ने लकड़हारे के चेहरे के खुशी के भाव देखे तो उसका कारण पूछा, तो लकड़हारे ने बताया कि आज उसकी दुकान पर राजमहल से खरीदारी हुई है। रत्ना को लकड़हारे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका पति उसे सिर्फ बहलाने के लिए कह रहा है। रत्ना कहने लगी, आपने झूठ बोलना कब सीख लिया? भला राजमहल के लोग छोटी मोटी दुकानों पर खरीदारी कब से करने लगे? लकड़हारे को पता था रत्ना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वह खरीदारी में मिले राजमहल के सिक्के जो अपनी पत्नी रत्ना को दिखाता है। जैसे ही रत्ना उसे देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह उस सिक्के को लेकर उलट पुलट कर देखने लगती है। वो सच में राजमहल के सिक्के ही थे, यानी कि आज सच में उसकी दुकान से राजमहल से खरीदारी हुई थी। फिर लकड़हारे ने जल्दी से खाना खत्म किया और बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी मदद करने लगा। वैसे तो लकड़हारा पढ़ा लिखा तो नहीं था, फिर भी वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर हर रोज दुकान से आने के बाद ध्यान दिया करता था। पर आजकल के माँ बाप तो ऐसा करते ही नहीं है। उन्हें लगता है बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया तो मतलब उसे सब आता है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, यानी जब तक वो खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कुछ नहीं आएगा, और आता भी होगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। इस बात को लकड़हारा कहीं ना कहीं अच्छे से समझता था, इसलिए वह रोज अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया करता था और इसी वजह से उसे भी कुछ पढ़ना आ गया था। पढ़ाई करने के बाद जब बच्चे भी खा पी कर सो गए, तब रत्ना ने अपने पति से सोन चिड़ैया के बारे में बात करना उचित समझा और लकड़हारे को वो सारी बातें उसने बता दी जो उसने साहूकार के घर पर देखी थी। रत्ना कहने लगी, देखो जी, हो ना हो मुझे यही लगता है कि वो सोन चिड़िया ही थी। लकड़हारे को पता था कि रत्ना सोन चिड़िया को लेकर कितनी परेशान है, इसलिए नहीं कि रत्ना को उसकी परवाह है, बल्कि इसलिए कि सोन चिड़िया के कारण उसे एक अच्छी आय मिली थी जिससे वो अपनी पसंद की जिंदगी जी सकती थी। पर जो भी हो, लकड़हारे को इस बात ने सोच में डाल दिया था, आखिर उस साहूकार की आय अचानक इतनी कैसे बढ़ गई और नौकर चाकर भी जो वह रखने लग गया। लकड़हारे ने भी सुन रखा था कि वो चिड़िया की बलि देता है। जो भी हो, पर रत्ना की बातों ने उसे इस बारे में जानने की जो उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी। लकड़हारा बोला, क्या तुमने सच में वहां सोन चिड़िया को देखा था? रत्ना कहने लगी, यकीन ना हो तो मैं कह सकती हूँ कि वहां मैंने चिड़िया को तो देखा था, लेकिन इस बात का यकीन नहीं कर सकती कि मुझे यही लगता है कि वो सोन चिड़िया ही है। यकीन से तो नहीं कह सकती हूँ, पर मुझे लगता है, क्योंकि उस चिड़िया को देखकर मुझे यही लगा था कि वो सोन चिड़िया थी। फिर क्या था, दोनों ने ठान लिया कि अब सोन चिड़िया के बारे में वो दोनों पता लगा कर रहेंगे। अगले दिन लकड़हारे ने अपनी पत्नी को एक बार फिर से साहूकारनी से मिलने के लिए कहा, लेकिन उसने यह भी कहा कि जाने से पहले ये पता लगा लेना कि वो सच में घर पर है या नहीं। रत्ना ने हामी भर दी और नदी की तरफ जल भरने चल दी। उधर लकड़हारा भी अपनी दुकान की तरफ चला गया। शाम के वक्त जब लकड़हारा घर आया तो रत्ना ने बताया कि उसका कुछ पता नहीं चला और ना ही मैं उस साहूकारनी से मिल पाई। रत्ना का जवाब सुनते ही लकड़हारा समझ गया कि सोन चिड़िया साहूकार के पास ही है और उसने साहूकारनी से ये सारे काम करवाए थे। पर समस्या यह थी कि अब वो वहां तक पहुंचे कैसे। काफी सोच विचार करने के बाद लकड़हारे ने एक निर्णय लिया और कहा कि आज रात को हम वहां जाएंगे और देखेंगे क्या वह सच में चिड़ियों की बलि देती है या नहीं। अगर वह बलि देती होगी तो घर से बाहर जरूर निकलेंगे। दोनों इस बात पर सहमति जताते हैं और गहरी रात हो जाती है तो साहूकार के घर की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे साहूकार के घर के चारों तरफ निगरानी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। करीब आधी रात बीतने को आ जाती है, पर कोई भी साहूकार के घर से बाहर आते हुए उसे नहीं दिखाई देता। रत्ना कहती है, देखो जी, आधी रात बीत गई है लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है, लगता है आज हाथ कुछ नहीं आएगा। तब लकड़हारा कहता, हाँ तुम सही कहती हो रत्ना। अब दोनों वहां से आने लगते हैं, तभी उन्हें वहां एक बैलगाड़ी आती दिखाई देती है। रत्ना और लकड़हारा दोनों उस बैलगाड़ी को देखकर छुप जाते हैं। उस बैलगाड़ी को जाते हुए देखने लगते हैं। वो बैलगाड़ी सीधा साहूकार के घर के दरवाजे पर जाकर रुकती है। रत्ना और लकड़हारा उसे देखकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर उस बैलगाड़ी को देखते हैं, जिसमें से दो शख्स बाहर आते हैं और बैलगाड़ी से 2-3 पिंजरे निकालकर
सीधा साहूकार के घर में प्रवेश करते हैं। यह देखकर रत्ना आगे जाने लगती है, पर उसका पति लकड़हारा उसे रोक लेता है और इशारा करता है कि वहाँ पर कुछ नौकर भी हैं, हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। रत्ना कहती है तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो सोन चिड़िया के साथ क्या करने वाला है। लकड़हारा रत्ना से कहता है, देखो भाग्यवान, अब हमें यहीं इंतजार करना होगा। रत्ना अपने पति की बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, उसने धोखे से हमारी चिड़िया को चुरा लिया और तुम कह रहे हो इंतजार करो। मुझसे तो नहीं होगा, आप ही करो इंतजार। इतना कहकर वह वहां से तेजी से आगे निकल जाती है और छुपते हुए वो साहूकार के घर के दरवाजे से अंदर चली जाती है और लकड़हारा बस खड़ा खड़ा उसे देखता रह जाता है। लकड़हारा कहता है, इस औरत का क्या करूं, अगर वो पकड़ी गई तो। लकड़हारे को अब अपनी पत्नी की फिक्र सताने लगती है और ना चाहते हुए भी उसे भी अंदर जाने की योजना सूझती है, लेकिन जब तक लकड़हारा कदम आगे बढ़ाता है तब तक देर हो चुकी थी और दरवाजा बंद हो गया था। यह देखकर लकड़हारा और परेशान हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे घर का दीवार दिखाई देता है और ना चाहते हुए भी वह उस दीवार पर चढ़कर जाना उसे पड़ता है। साहूकार के घर के अंदर आते ही उसे दिखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वह रत्ना को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे इस बात का भी डर लग रहा था कहीं वो पकड़ा ना जाए या फिर रत्ना ना पकड़ी जाए। थोड़ी सी खोजबीन के बाद उसे रत्ना मिल जाती है। फिर रत्ना बताती है कि उसने एक कमरे में सोन चिड़िया के साथ साथ और भी चिड़ियाओं को देखा है, जिन्हें शायद अभी अभी लाया गया है। तो लकड़हारा कहता है, तो देर किस बात की, चलो सोन चिड़िया को लेकर आते हैं। रत्ना कहती है, नहीं, इसमें खतरा है क्योंकि वहाँ 2 पहरेदार हैं जो दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। लकड़हारा कहता है, तो अब क्या करें। रत्ना कहती है, हमें उनके हटने का इंतजार करना होगा। लकड़हारा कहता, पर इतनी देर तक, अब तो सुबह भी होने वाली है, हमें चलना चाहिए। रत्ना कहती है, मैं तो सोन चिड़िया के लिए बगैर नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। रत्ना लकड़हारे की एक नहीं सुनती और लकड़हारे को फिक्र हो रही थी कहीं वो पकड़ा ना जाए, और ना चाहते हुए भी वह जो अपनी पत्नी के साथ उसे वहां रुकना पड़ता है। फिर दोनों उस कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ पर सोन चिड़िया को रखा गया था और छुपकर दोनों पहरेदारों को वहां से हटने का इंतजार वो करने लगते हैं। थोड़ी देर में हल्की हल्की रोशनी भी निकल आती है। रोशनी को देखकर उबासी लेते हुए पहला पहरेदार दूसरे पहरेदार से कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। दूसरे पहरेदार भी बैठे बैठे जो उसकी आंख लग जाती है और वो भी वहीं बैठे बैठे सो जाता है। इधर रत्ना और उसका पति दोनों को कमरे के अंदर जाने का समय मिल जाता है और दोनों बिना एक पल गंवाए तुरंत कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचते ही लकड़हारा देखता है कि सभी पक्षियों को साहूकार ने पिंजरे में बंद करके रखा है और यह देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। उसे पक्षियों का दर्द साफ साफ दिखाई देने लगता है कि कहाँ ये पक्षी आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भरती थी और साहूकार ने कहा इनकी उड़ान पर पाबंदी लगा दी, इस पिंजरे में कैद करके इन्हें। रत्ना कहती है, अरे क्या, यहाँ भी सभी पक्षियां एक जैसे ही दिख रहे हैं। यह देखकर दोनों को समझ नहीं आता कि इनमें से सोन चिड़िया कौन सी है। तभी रत्ना की नज़र पिंजरे पर जो सोने के अंडे पर जाती है, जो कि सभी पिंजरों में से एक एक सोने का अंडा था सभी पिंजरों के अंदर। यह देखकर दोनों अचरज में पड़ जाते हैं और जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक कोई दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहता है, देखो तो कौन आया है बिन बुलाए मेहमान। आवाज सुनकर रत्ना और लकड़हारा दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं, पर वहाँ साहूकार अपने पहरेदारों के साथ खड़ा था, जो हाथों में लाठी लिए साहूकार के पीछे पीछे खड़े थे। साहूकार कहता, पकड़ लो इन्हें। साहूकार को देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, क्योंकि वो वहां से भाग भी नहीं सकते थे, चारों तरफ से घिर चुके थे। उनमें से 2 नौकर बढ़ते हुए उनके पास आते हैं। इतने में रत्ना 2-3 पिंजरों को खोल देती है, जिसमें 2-3 पक्षी आजाद हो जाती हैं और वहां से उड़कर बाहर चली जाती हैं। इतने में दोनों नौकरों ने रत्ना और लकड़हारे को पकड़ लेते हैं। साहूकार कहता है, अरे ये तुमने क्या क्या मूर्ख औरत, पता भी है वो पक्षियां कितनी कीमती हैं। रत्ना कहती है, हाँ पता है, इसलिए तो मैंने उन्हें आज़ाद किया। साहूकार कहता, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ले जाओ इन्हें और कैद कर दो इन दोनों को। पहरेदार दोनों को एक रूम में बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। लकड़हारा कहता है, अब हम क्या करेंगे।
रत्ना कहती है पता नहीं। और इधर जो पक्षियां आजाद हुई थी उनमें से एक चिड़िया सोन चिड़िया भी थी। वो उड़ते हुए तेजी से अपने घर सुंदरवन की तरफ चली जा रही थी। सोन चिड़िया कहती है हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा और अपने पिता को आगाह करना होगा, वरना वो दुष्ट मानव हम सभी पक्षियों को कैद कर लेगा। दूसरी चिड़िया कहती है हाँ तुम सही कहती हो सोन चिड़िया, मुझे नहीं पता था ये मानव इतना दुष्ट होते हैं। सोन चिड़िया कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, सभी मानव एक जैसे नहीं होते। और वो उड़ते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए चली जा रही थी। और इधर साहूकार ने रत्ना और लकड़हारे को पकड़कर एक कमरे में कैद कर दिया। सुबह होने के बाद जब रत्ना के बच्चों की नींद खुली तब वे अपने माता पिता को घर में नहीं पाते, तो उन्हें लगता है कि वो कहीं गए हुए होंगे, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। रोज की तरह वो फ्रेश होने लग जाते हैं और पढ़ने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। अब तक बच्चों को पढ़ने का वक्त हो जाता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन उनके माता पिता नहीं आते। आते भी कैसे? साहूकार ने उन्हें बंदी जो बना लिया था। अब उसके बच्चों को अपने माता पिता की फिक्र सताने लगी और वो निकल पड़े अपने माता पिता को ढूंढने। सोन चिड़िया अपने घर सुंदरवन पहुंच चुकी थी। उधर उसके राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि वहां हर रोज कुछ चिड़ियाएं गायब हो रही थी। सभी चिड़ियाएं घबराई हुई थीं। सोन चिड़िया ने अपने साथियों के साथ सीधा अपने पिता के पास जाती है और वहां के राजा यानी अपने पिता से मिलती है और शुरू से लेकर अंत तक की सारी घटना बताती है। साथ ही अपने साथियों को साहूकार के कैसे छुड़ाकर लाने के लिए कहती है। उसके बाद चिड़ियाओं के राजा ने सभी चिड़ियाओं को अपने अपने घर में रहने की सलाह देते हुए कहते हैं जब तक वो बाकी चिड़ियाओं को छुड़ाकर वापस नहीं आ जाते तब तक कोई भी चिड़िया बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद वो अपनी चिड़ियाओं की फौज के साथ उस गांव की तरफ चल देते हैं जहां साहूकार ने उन चिड़ियाओं को कैद किया था, जिनके साथ सोन चिड़िया भी रहती थी। पर राजा उसे साथ चलने के लिए सोन चिड़िया को मना कर देते हैं। कहते हैं नहीं सोन चिड़िया, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, वहाँ खतरा ज्यादा है। सोन चिड़िया कहती है पिताजी मेरी जान मेरे एक दोस्त ने बचाई थी, अब मेरी बारी है उसकी रक्षा करने की, इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कृपया मुझे मना ना करें। आखिर राजा को चिड़िया की बात माननी पड़ी और सभी जो उस गांव की तरफ चल देते हैं। इधर रत्ना के बच्चे उन्हें ढूंढ रहे थे। रास्ते में जो भी मिलता बस एक ही सवाल वो पूछते आपने हमारे माता पिता को कहीं देखा क्या? ढूंढते ढूंढते जब उनके माता पिता नहीं मिले तब बच्चे रोने लग जाते हैं कि उनके माता पिता कहाँ चले गए। तभी उनके पास एक आदमी आता है और उन बच्चों से कहता है अगर तुम्हारे माता पिता खो गए हैं तो तुम्हें राजमहल जाना चाहिए, राजा के पास, उन्हें जरूर पता होगा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। इधर साहूकार का एक नौकर जो उनकी बातें सुन लेता है और भागता हुआ साहूकार के पास आता है और साहूकार से कहता है कि मालिक मालिक। तो साहूकार कहता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? नौकर कहता है मालिक गड़बड़ हो गई, वो लकड़हारे के बच्चे उसे ढूंढते हुए राजमहल राजा के पास जा रहे हैं। साहूकार कहता है क्या? नौकर कहता है हाँ सेठ जी, उनके साथ एक आदमी भी है। साहूकार बोला आदमी? नौकर कहता है हाँ। साहूकार कहता है तुम एक काम करो। साहूकार ने उसे बताया कि उसे क्या करना है। उसके बाद वे वहां से चला जाता है। इधर रत्ना और लकड़हारे को दो नौकर खाना देकर चले जाते हैं। वो दोनों खाना तो नहीं खाना चाहते थे, पर दोनों को बहुत तेज भूख लगी होने के कारण खाने को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद दोनों को नींद आने लगती है और दोनों सो जाते हैं। फिर वही दोनों नौकर आते हैं और उनके साथ कुछ और भी लोग थे जो रत्ना और लकड़हारे को उठाकर कहीं और ले जाने लगते हैं। और इधर रत्ना के बच्चे उस आदमी के साथ राजमहल की तरफ जा रहे थे। तभी उसके पास साहूकार आ जाता है। साहूकार कहता है अरे बच्चों यहाँ पर हो तुम? आदमी जो उनके साथ हुए कहता है जी आप कौन है? साहूकार कहता है अरे मैं इन बच्चों के इनके पिता का दोस्त हूँ। और बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को मैं घर पर ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे मिले नहीं। एक बच्चा कहता है पता नहीं हमारे माता पिता कहाँ चले गए हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। साहूकार कहता है अरे वो लोग तो मेरे घर पर हैं। वह आदमी कहता है आपके घर पर? साहूकार कहता हाँ,
वो कुछ काम था, उन्हें तो आ गए थे। चलो मैं उन्हें तुमसे मिलवाता हूँ, मैं इसीलिए आया था। फिर साहूकार उन बच्चों को लेकर वहां पर से चला जाता है जहां उसके माता पिता को कैद कर रखा था। बच्चों को लेकर पहुंचता है। उधर सोन चिड़िया, उसके पिता और चिड़ियाओं की फौज जो तेजी से उस गांव की तरफ बढ़ रही थी कि उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जो उसी वन की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कुछ सामान भी दिखाई दे रहा था, जिससे ये पता लगाना आसान हो गया कि ये सभी फिर से चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। उन्हें देखते ही राजा चिड़िया ने जो अपनी फौज को उन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और पलक झपकते ही सभी फौज ने उन पर धावा बोल दिया। ऐसे अचानक हुए हमले से वो सभी अपना बचाव करने में जो असमर्थ हो जाते हैं और वहां से उन्हें भागना पड़ता है और साथ ही चिड़ियाएं भी उनके पीछे पीछे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगती हैं। चिड़ियाओं को ऐसे उनका पीछा करते हुए देखकर वो साहूकार के नौकर दुम दबाकर अपनी पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर देते हैं। इधर जब साहूकार लकड़हारे के बच्चों को लेकर एक गुफा के पास आता है जहां पर उसने एक कैद खाना बनाया हुआ था, तब तक उन्हें होश भी आ जाता है और अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं और खुद को कैद खाने में पाते हैं। फिर साहूकार और बच्चों को वो देखते हैं। रत्ना कहती है, यहाँ तुमने हमें कहाँ बंद किया हुआ है? और अपने बच्चों को देखकर कहती है, मेरे बच्चों को यहाँ क्यों लाए हो? साहूकार कहता है, क्योंकि ये तुम्हें ढूंढ रहे थे, सोचा कि तुम लोगों से इनको जो मिलवा दूं। फिर साहूकार उन बच्चों को भी कैद खाने में कैद कर देता है और वहां से चला जाता है। उस गांव के लोग अपने रोज के कामों में लगे हुए थे और बाजार पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। तभी वहां कुछ लोगों का शोर गूंजता है, भागो भागो, मौत आई है, भागो। और आसमान से चिड़ियाओं की फौज दिखती है जो वहां पर भी धावा बोल देती है। गांव का बाजार जो शांति से अपने व्यापार में लीन था, अब डर और खौफ से जो वहां पर भगदड़ मच जाती है। इधर गांव के राजमहल में राजा तक यह खबर तुरंत पहुंच जाती है, कुछ चिड़ियाओं की फौज ने इस राज्य पर हमला कर दिया है। यह खबर सुनते ही पहले तो राजा को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। अगले ही पल वो बिना एक पल गंवाए अपने कुछ खास सैनिकों के साथ जो बाजार की तरफ चल देते हैं और वहां पहुंचते ही तुरंत अपने रथ से उतरकर राजा चिड़िया को आवाज देते हैं। राजा चिड़िया जो सबसे ऊपर उड़ते हुए वहां के नजारे को देख रहा था, वो राजा की आवाज सुनकर उसे देखता है और पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है। उस राज्य का राजा कहता है, यह सब आप क्यों कर रहे हो? बंद कीजिए पक्षीराज। तब वो कहते हैं, नहीं, क्योंकि ये सभी इसी के हकदार हैं। राजा कहता है, ऐसा क्या अपराध हो गया पक्षीराज जो आप यह सब कर रहे हैं? पक्षी राजा कहता है, इन लोगों ने हमारे पक्षियों को बंदी बनाया हुआ है और हम उन्हें ले जाने के लिए आए हैं, और जब तक ये हमारे पक्षियों को नहीं छोड़ देते तब तक ये सब चलता रहेगा। राजा कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आपके पक्षियों को ढूंढूंगा, पर पहले आप यह आक्रमण बंद कीजिए। पक्षी राजा कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं? राजा कहता है कि मैं वचन देता हूं। और फिर पक्षी राजा अपने पंख उठाकर जो उन्हें इशारा करता है अपने पक्षियों को कि वो शांत हो जाएं। राजा भी तुरंत अपने जो सैनिकों को आदेश देता है कि जो गुम हुए पक्षी हैं उनको तुरंत ढूंढा जाए। तब तक उस भीड़ में से एक आदमी राजा से कहता है कि राजा साहब, मुझे पता है वह शख्स कौन है जो पक्षियों को कैद करता है। राजा कहता है, कौन है वो? तब वह आदमी कहता है, साहूकार। राजा कहता है, साहूकार? सभी लोग एकदम कहते हैं, हाँ महाराज, वही दुष्ट है जो रोज पक्षियों को कैद करता है, उसकी वजह से ये सामत आई है, उस दुष्ट को छोड़ना नहीं आप। तभी वहां पर सोन चिड़िया आती है और रत्ना और लकड़हारे के बारे में भी बताती है कि उस साहूकार ने उन्हें भी बंदी बना रखा है। उसके बाद सैनिक उस साहूकार को पकड़कर वहां लाते हैं, साथ ही बाकी कैद हुए पक्षियों को भी आजाद कर देते हैं और रत्ना और लकड़हारे को भी आजाद करते हैं। तब तक राजा उस साहूकार को गिरफ्तार करवा लेते हैं। फिर पक्षी राजा उस साहूकार को और उसकी पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा देने को कहते हैं, जिसे राजा भी मान लेते हैं। और फिर सभी पक्षी मिलकर अपने घर सुंदरवन की तरफ चल देते हैं। साहूकार कितना भी क्षमा अर्चना करता है, माफी मांगता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। और रत्ना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोन चिड़िया से माफी मांगती है और सोन चिड़िया भी रत्ना को माफ कर देती है। बाकी चिड़ियाओं के साथ अब सोन चिड़िया अपने घर सुंदरवन की तरफ उड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।